और तीसरे में पढ़ेंगे हम भुगतान संतुलन। संतुलन लिखने हैं याद रखता हूँ, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है। तो जो किसी भी देश का किसी अन्य राष्ट्र के साथ में व्यापार को तय करते हैं, व्यापार का नाम लो, दो तरीके की अर्थव्यवस्था होती है। एक अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था, जिसको औटार्की कंट्री भी कहा जाता है, और दूसरी को हम बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? बंद अर्थव्यवस्था। देखो, एक तरफ एक देश होता है, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ अगर बात रखें तो हम भारत को एक देश है, तो भारत खुली अर्थव्यवस्था होगा या बंद अर्थव्यवस्था होगा, निर्भर किस बात पर करता है कि भारत अन्य विश्व के साथ में किस प्रकार से एक्ट और रिएक्ट करता है। अगर भारत शेष विश्व के साथ में आर्थिक संबंध बनाता है तो कैसी अर्थव्यवस्था होगा? खुली अर्थव्यवस्था होगा। और अगर वो शेष विश्व के साथ में किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध स्थापित नहीं करता है तो भारत को क्या कहा जाएगा? बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो जब हम भारत का या किसी भी राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर लीजिए, तो वो खुली अर्थव्यवस्था होगी या बंद अर्थव्यवस्था होगी, उसके लिए हम जैसे सैद्धांतिक आधार सबसे पहले बात करेंगे। तो सैद्धांतिक आधार क्या कहता है? सैद्धांतिक आधार ये कहता है दो देश या दो अलग अलग राज्य अगर आपसी व्यापार में लाभान्वित हो सकते हैं तो उनको वो व्यापार करना चाहिए या कुछ सम्मिलित होना चाहिए। अब बात यह आती है कि हम किसी भी दूसरे राष्ट्र के साथ में व्यापारिक संबंध क्यों स्थापित करते हैं? Why do get indulge in trade with other countries? There are so many things which can be manufactured in our own country, but we are buying those commodities from other countries. What should be the reason of that? क्योंकि हमारे यहाँ महंगी बढ़ती है। ठीक है। आप मार्केट में जाते हो, एज कस्टमर आपकी प्रायोरिटी क्या होती है? आप अगर मार्केट में कोई बच्चा आप में खरीदा तो दो चीज तो कंसिडर करते ही करते हो आप। देखो, खाली प्राइस नहीं देखते हो आप ये भी देखते हो कि प्रोडक्ट की कैटेगरी और क्वालिटी क्या है। ये आपको भी पता है। आप अगर शूज लेने जाओगे मार्केट में तो मार्केट में 100 रुपए का भी मिलता है और मार्केट में 15-20 हजार रुपए का भी मिलता है, इसलिए आपको सांटो में मिल जाएगा। ठीक है, 10-12-15 हजार रुपए। आप कई बड़े फर्म पर जाओगे, बिल्कुल जाओगे, वहां पर 5-7-10 लाख आपको मिल जाएगा। तो मार्केट में जब आप जा रहे हो तो आप अपनी एनालिटिकल कैपेसिटी के हिसाब से देखते हो कि ये क्या ब्रांड है, क्या प्रोडक्ट की कैटेगरी है, क्या इसकी बहुत होनी चाहिए। तब आप उसके साथ में जो आप प्राइस उसको पे करने वाले हो तो जब कंपेरेटिव एनालिसिस जब आप सामान बैठे हो तो जो मार्केट में खरीदारी होती है, व्यापार होता है, उसके दो आधार बनते हैं। पहला आधार लागत में अंतर, और वही लागत में अंतर आगे चल के क्या बन जाता है? प्राइस में डिफरेंस। तो जो ट्रेड है उसको जो सबसे बेसिक रीजन बताया गया है वो है कि टाइम का सॉरी कॉस्ट, और वही कॉस्ट डिफरेंस जिसमें आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है प्राइस डिफरेंस। आपने किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में 100 रुपीज कॉस्ट इनकर की है, आपकी जो लागत आई है वो 100 रुपये की आई है। आप अपना प्रॉफिट इसमें जोड़ देंगे 10%, 5%, जो कि आपका चार्ज है, डिपेंडिंग ऑन अपॉन द सर्कमस्टेंसेस बिहेवियर इन द मार्केट। मार्केट में जो भी सर्कमस्टेंसेस बिहेव करते हैं, कभी कभी आपके लिए भी संभव होता है आप 30% मार्जिन निकाल सकते हैं, और कभी कभी आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप 10% मार्जिन निकाल सकते हैं। वो डिपेंड कर रहा है कि इसकी वृत्ति कैसे है। मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है तो आप ऐसा मार्जिन निकाल पाए नहीं निकाल पाए। तो पहला जो सैद्धांतिक आधार है, हम ये बात करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है, तो उसका सीधा सीधा कारण है
जो आगे चलने का होता है प्राइस। ठीक है, तो किसी भी कंपनी को व्यापार में घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए, इसके लिए हमारे पास दो सिद्धांत है। पहला सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया है, जिसको हम बोलते हैं निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत। नंबर एक पर है लागत लिखा है, मैं इसको सर तीसरे नंबर जी नहीं इधर से यस ठीक है। तो पहला है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, दूसरा है रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। पहला जो सिद्धांत है वो दिया है एडम स्मिथ ने, और जो सिद्धांत दिया है डेविड रिकार्डो या रिकार्डो आप कह सकते हैं। ये सवाल अक्सर रहता है कि तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत किसने दिया था या निरपेक्ष किसने दिया था। ठीक है, दोनों में जो बेसिक मोटिवेशन होल्ड करने से मेल है वो है एडम स्मिथ का सिद्धांत। लेकिन एडम स्मिथ के सिद्धांत के ऊपर थोड़ा सा सुधार किया रिकार्डो। दोनों को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं हम। निरपेक्ष लागत लाभ का मतलब ये है कि एक कंट्री उस कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करेगा, उसको उत्पादन में या एक्सपोर्ट में स्पेशलाइजेशन करेगा, जिसमें उसको निरपेक्ष रूप से लागत लाभ। लागत लाभ का अर्थ है जैसे हम दो लोग हैं, एक मैं एक आप में से कोई, अलग अलग कंट्री ए और बी, तो एक कंट्री में दो कमोडिटीज का प्रोडक्शन होता है। कंट्री ए, कंट्री बी, दो कमोडिटीज है बीफ और राइस। हमने ये मान लिया एक लेबर यूनिट से ही हम चेक करेंगे कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर एक कंट्री में एक लेबर यूनिट 2 kg वीट प्रिपेयर करती है और बीफ में करती है 3, ठीक है। दूसरा अगर राइस पे जाते हैं तो यहाँ वो करती है 3 और यहाँ करती है 4। थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझिए, ठीक है, क्योंकि आप मैगजीन पढ़ते हैं भारत का किसी भी अन्य राष्ट्र के काम में सम्मान करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो थोड़ी आपको जरूर काम है कि समझ में पड़ रहा है एनालिसिस को कि भारत को उसमें लाभ हो रहा है नुकसान हो रहा है क्या हो रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि एक आदमी, एक लेबर को, अगर एक कंट्री की बात करते हैं, मान लिया हम अमेरिका और भारत ही कहते हैं, तो अमेरिका में वो लेबर 2 किलो गेहूं पैदा कर रही है और 3 किलो राइस पैदा कर रही है। यहाँ पे क्या कर रही है, 3 किलो वीट पैदा कर रही है और 2 किलो राइस पैदा कर रही है। अब मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन से देश को कौन सी कमोडिटी के प्रोडक्शन में उपयोगिता हासिल है, लाभ लाभ होने वाला है, लागत का लाभ। एक ही लेबर यूनिट, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, अगर आप मीट के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक लेबर यूनिट यहाँ कितना प्रोड्यूस करती है, अमेरिका में 2 और भारत में 3।
यानी कि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो उनके कंटेक्स्ट में कहा जाता है, भारत में जाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इसी लेबर यूनिट को, तो यहाँ पे वो 3 किलोग्राम हो राइस प्रोड्यूस कर रही है, जबकि इंडिया में कितना कर रही है, मात्र 2 किलो। यानी कि उसी लेबर यूनिट की जो प्रोडक्टिविटी है तो वो अमेरिका में ज्यादा है। अगर हम बात करें कंपेयर टू राइस प्रोडक्शन, तो राइस प्रोडक्शन में अमेरिका को कोस्ट एडवांटेज है और व्हीट प्रोडक्शन में भारत को कोस्ट एडवांटेज है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किससे समझ में आ रही है ये बता दो, किससे नहीं? एक लेबर यूनिट जो प्रोडक्टिविटी है वो से अदर तुम अभी कितना प्रोड्यूस कर सकती है। तो एक लेबर यूनिट का अगर हम अनुमान लगाते हैं, पहले हम इसको हटा देते हैं, ऐसे मत देखो, सीधे देखो। तो अगर व्हीट प्रोड्यूस करने की बात है तो अमेरिका में 2 किलो पैदा करती है और भारत में 3, यानी कि मैं अगर यहाँ पैदा करूं तो 3 किलो करूंगा और अमेरिका में करूं तो 2 किलो करूंगा। कारण कुछ भी हो सकता है, जलवायु हो सकती है, सोयल कंडीशन हो सकती है, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन हो सकते हैं, रॉ मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ 3 करता हूँ और वहां पर करूंगा 2। तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर ज्यादा है। मैं ही अगर इसको हटा के इधर देखते हो, अगर चावल उत्पादन में लग जाऊं तो मैं अमेरिका में 3 किलो पैदा करूंगा, यहाँ पे कितना पैदा करूंगा, 2 किलो। जाहिर सी बात है इस केस में जो चावल है वो कहाँ सस्ता होगा? चावल का क्या होगा? चावल कहाँ पे सस्ता होगा मैं पूछ रहा हूँ। अमेरिका में क्यों? वहां पे एक यूनिट जो प्रोडक्शन है वो 3 किलो के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि जो प्रोडक्टिविटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा है। जितनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो कुछ कम होगी। आपने एक लेबर लगाई, एक लेबर ने 2 यूनिट बना दी, अगले लेबर लगाई उसने आधी बनाई, तो उसे लगाने का आपको नुकसान हो रहा है, महंगी जाएगी आपकी चीज। आपने उसको अगर 400 रुपए दिए तो उसने आधी चीज बनाई, तो आपको प्रोडक्ट बनने में 900 रुपए का आपके लाभ लागत की चली गई। तो वही जो फॉर्मूला है वही आपको यहाँ को करना है इसमें। तो यहाँ पे अगर देखा जाए व्हीट के प्रोडक्शन में भारत को एडवांटेज है। भारत ऐसे केस में क्या कर सकता है, अगर ये दोनों देश मिलकर काम करें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बने, तो भारत को व्हीट प्रोडक्शन करना चाहिए और अमेरिका को राइस का प्रोडक्शन करना चाहिए। और फिर इसके बाद भारत राइस कहाँ से मंगा सकता है, अमेरिका से मंगा सकता है, और अमेरिका व्हीट कहाँ से मंगा सकता है, भारत से मंगा सकता है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है एब्सोल्यूट एडवांटेज का। लेकिन इसके बाद इस फॉर्मूला को, सिद्धांत को चैलेंज कर दिया डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो खुद ही एडम स्मिथ के स्टूडेंट थे। उन्होंने इस बात को उन्होंने कहा कि ऐसा कदापि नहीं होता है कि आप 2 कमोडिटीज की बात करेंगे और एक देश को एक उत्पादन में दूसरे को दूसरे के उत्पादन में एडवांटेज होगी। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो एक कंट्री का अलग होता है, दूसरी का अलग होता है। जो फर्टिलिटी ऑफ सोयल है वो भी कंट्री में है अपने खुद के लिए, पर्यावरण जैसे इरिगेशन फैसिलिटी होगी, फर्टिलाइजर, मैन्यूर, बहुत सारी चीज है जिनसे जो लैंड की प्रोडक्टिव ग्रो बनती है। तो उसने कहा कि जैसे भारत में आप कह रहे हो, सी एग्जाम्पल तो देता है कि व्हीट के प्रोडक्शन में एडवांटेज है, तो वो कहता है नहीं, ज्यादातर केसेस ऐसा है जिसमें एक ही देश में दोनों कमोडिटी में तुलनात्मक लाभ होता है। एडम स्मिथ ये कह रहा है कि अगर निरपेक्ष रूप से लागत में अंतर होगा तो कंट्रीज को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहिए। लेकिन रिकार्डो उसके आगे जाता है और कहता है कि ऐसा तो होता नहीं है कि निरपेक्ष रूप से लाभ हो जाए। जैसे ये केस ऐसा ना हो कि ऐसा होता, अमेरिका और भारत एक लेबर यूनिट यहाँ पे 10 बना रही है और यहाँ पे 8 बना रही है। जब प्राइस की तरफ आते हैं तो यहाँ पे 9 बना रही है और यहाँ पे 2 बना रही है।
तो आप इसमें क्या देखोगे कि जो कोस्ट एडवांटेज है दोनों ही कॉमोडिटी के रेफरेंस किसको है, अमेरिका को है। तो रिकार्डो यहाँ से शुरू होता है। रिकार्डो कहता है कि ऐसे केसेस आपको बहुत कम मिलेंगे जहां पे एक कंट्री को इसमें और दूसरे कंट्री को उसमें लागत का लाभ हो। ज्यादातर केस आप कैसे मिलेंगे, तो एक ही कंट्री को लाभ रहता है। अब जैसे अमेरिका है तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी अगर आपने कभी अमेरिका का डेटा पढ़ा हो तो आप पाएंगे हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो 140 भी नहीं है, अमेरिका इंडिया प्रोडक्टिविटी वो कंटेक्ट में बात करते हैं। तो फिर वो कहता है कि अब यहाँ से व्यापार के लिए कैसे बढ़ा जा सकता है। तो मुझे ये बताओ, अगर एक लेबर यूनिट का प्रोडक्शन नहीं है, अभी आपने मैथ की क्लास की है, तो 100 का अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें दो जीरो लग जाएंगे हर जगह, ये तो होगा। या एक ही लेबर यूनिट्स का अगर प्रोडक्ट, ये मान के चलो कि ये जो प्रोडक्शन है 10 लेबर यूनिट्स का है, 10 का 10 लेबर यूनिट लगाते हो आप, तो अमेरिका में 10 किलो वीट पैदा करती है, भारत में जगह करती है 8, अमेरिका में 9 किलो वीट पैदा कर राइस पैदा करते हैं, इधर भारत में करती है। तो अब मुझे बताओ इस केस में व्यापार अगर किया जाए तो किस देश को किस में करना चाहिए, क्या फायदा। अगर कोई बंदा थोड़ा सा भी साइंटिफिक होकर दिमाग लगा, इसमें इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, इसमें सारा का सारा गणित है। अभी तक मैंने लागत का कोई ऐसा ध्यान नहीं बताया कि लागत काम बताइए काम पड़ेगी, ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। आप ए बी और डब्ल्यू आर से मत कंफ्यूज होइए। बस इतना देखिए कि यहाँ पे अमेरिका की जो मोस्ट एडवांटेज है इसके मुकाबले में सिर्फ 2 यूनिट की है और यहाँ पर 7 यूनिट की है, तो डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो अमेरिका को भारत के मुकाबले में दोनों ही कमोडिटी के प्रोडक्शन में वो एडवांटेज तो है, लेकिन पोस्ट एडवांटेज फिर भी कौन सी कमोडिटी केस में ज्यादा है, व्हीट में कि राइस में, राइस में। वेरी गुड, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आए, आगे भी आएगा। तो यहाँ पे जो अंतर है बहुत थोड़ा है और यहाँ पे जो अंतर है बहुत ज्यादा है। यानी कि अमेरिका को अपने जो साधन है कहाँ मोबिलाइज करनी चाहिए, राइस, ठीक है। और जो भारत है, भारत को अपने रिसोर्स यहाँ मोबिलाइज नहीं करनी, यहाँ करनी चाहिए। अब इसमें दोनों को फायदा क्या हो सकता है, हमने बताया कि कितने लेबर यूनिट्स कितना प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझने की स्थिति में हो तो मैं आपको यही बात पहले एक लेबर यूनिट समझाऊंगा। एक लेबर यूनिट, ये हमने मान लिया एक लेबर यूनिट कितना कर रहे, और भारत के पास भी 50 लेबर यूनिट है और अमेरिका के पास वो 50 में मान के इसको 10-10 में मान लो, थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है। 10 एक पास में 10 और अब कंप्लीट स्पेशलाइजेशन का एग्जाम्पल पकड़ो। मैंने भी बताया जहाँ पे पोस्ट एडवांटेज ज्यादा है एक कंट्री को एज पर द स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड वहां जाना चाहिए। तो आप इस केस में देखो, अगर भारत को कौन सा काम दिया जाएगा, वेट प्रोडक्शन का कि राइस प्रोडक्शन का, भारत को वेट प्रोडक्शन का। भारत अगर अपनी सारी लेबर यूनिट्स लगा दे तो कितना अनाज पैदा कर सकता है, एट्टी के जी भी। एक लेबर यूनिट 8 करती है, 10 लगाएंगे 80 करेगी। ऐसे अगर अमेरिका पूरी पूरी लेबर फोर्स को अगर राइस प्रोडक्शन में लगा दे तो कितना प्रोडक्शन होगा, 90 अब इसमें ये कर सकते हैं कि जो 80 किलोग्राम है उसमें से आधा अनाज सपोज कीजिए, क्योंकि
भारत ने व्हीट का प्रोडक्शन को किया नहीं है, तो आधा अनाज भारत ने कहां से ले लिया, अमेरिका से ले लिया। तो भारत के पास जो अनाज है वो हो गया 40 kg, ठीक है। अमेरिका के पास कितना होगा, 40 kg। 80 में से 40 किलो हमारे पास आ गया, तो 40 किलो वहां बच गया। राइस में 90 किलो का प्रोडक्शन हुआ, आधा उनको दे दिया, आधा हमने रख दिया। मैं इसको जानबूझ कर आदेश नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये हो सकता है, डिपेंड करेगा कि एक कंट्री दूसरी से कितना इम्पोर्ट करता है। तो फिर 45 तो अब जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन आपको दिख रहा है 80 kg ऑफ व्हीट और 90 kg ऑफ राइस। किस केस में, जब हमने स्पेशलाइजेशन किया है। अगर हम स्पेशलाइजेशन ना करके, माने भारत और अमेरिका स्पेशलाइजेशन न करे और अपनी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था रखे, आपको अगर ये लगे कि मुझे अंतरराष्ट्रीय व्यापार से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं अपनी अर्थव्यवस्था को बंद रखूंगा, मैं अन्य विश्व के साथ में कोई भी आर्थिक संबंध स्थापित नहीं करूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी आधी लेबर कहाँ लगानी पड़ेगी, राइस में आधी लगानी पड़ेगी, व्हीट में। तो आधी भारत का बना लेते हैं 4 हमको। तो भारत जो प्रोडक्शन करेगा व्हीट का, कितना करेगा, 40 kg, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं दूसरा राइस का कितना करेगा, अब अमेरिका पे चलो, एक बॉक्स अमेरिका का मतलब व्हीट कितना करेगा, 50 हो गया यार, और राइस कितना करेगा, 45। ठीक है। अब जोड़ निकालना इसका सारे का, नीचे वाले का। इतना बड़ा काम है, कितना 90 kg क्या आ गया आपका, वेट आ गया, ठीक है। और 55 kg क्या आ गया, राइस आ गया, 90 और ये होगा। क्या आप दोनों स्टेट्स को, जिसको ये है 1 और ये है आपकी इसमें व्यापार, ठीक है। तो अगर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपको क्या समझ में आ रहा है, बताओ मुझे, इतने इतने आसानी से आइए थोड़े बताओ तुम लोग, तब बनाओ जब मुझे हर एक बच्चा मुझे पढ़ाने की स्थिति में होगा। दोनों का अगर तुम तुलनात्मक रूप से देख लो, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, अगर बंद अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं तो जो संपूर्ण विश्व का, जो इन दोनों का है मिला के, ये हम तो ये अलग अलग निकाला है, ये अलग है, ये किसका है, भारत का, ये अमेरिका का है। लेकिन ये क्या है, ये तो हमने कंबाइंड डेटा लिया है, ये है संपूर्ण विश्व का। जो संपूर्ण विश्व अगर खुले व्यापार के रूप में काम करता है तो उसका उत्पादन होगा 80 किलो व्हीट, 90 किलो राइस। लेकिन अगर वो बंद अर्थव्यवस्था के तहत कार्य करता है तो उसका जो प्रोडक्शन होगा वो होगा 90 किलो व्हीट और 55 किलो राइस। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर कोई बच्चा आप मुझसे करे तो मुझे बताओ कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में
जो कीमत होगी वो व्हीट की ज्यादा होगी या राइस की ज्यादा होगी। ये भी बताना पड़ेगा ज्यादा कम किसकी होगी और क्यों होगी, वो भी बताना। उत्तर आपके सामने है, उत्तर की राह, जवाब आपको दे दूंगी। राइस की होगी। क्यों होगी? जिसने भी राइस खोला इसका उत्तर सही है, पर क्यों होगी? राइस की उम्र है। राइस की मात्रा कम नहीं है, राइस की जो प्रोडक्टिविटी है दोनों ही देश में गेहूं के मुकाबले में कम है। अगर एक लेबर यूनिट की बात करते हैं तो दोनों ही देश में एक लेबर यूनिट गेहूं से कम बना पाता है। यानी कुल मिलाकर बात क्या है, इसकी जो लागत है वो गेहूं के मुकाबले में भारत में भी ज्यादा है और अमेरिका में भी ज्यादा है। यानी कि ये बात भी आप आराम से समझ सकते हैं कि 1 किलो व्हीट की जो वैल्यू है वो 1 किलो राइस से कम होगी। ना समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? जब चावल महंगा है तो इसका मतलब ये भी साफ साफ होता है कि अगर 1 किलो चावल घट रहा है प्रोडक्शन में तो 1 किलो से ज्यादा गेहूं बढ़ाना पड़ेगा तब बराबर जाओगे। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, 90 किलो व्हीट बढ़ा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और ये कितना गिरा है, 35 किलो। 35 kg प्रोडक्शन कम हो गया ना राइस का, और व्हीट का कितना बढ़ा है, मात्र 10। और जबकि जो कीमत है वो राइस की ज्यादा है। यानी कि अगर हमने अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं किया तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो फूड प्रॉफिट है तो कुल कल्याण है विश्व का वो कम हो रहा है। तो इसलिए रिकार्डो कहता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में घुसकर या उसका हिस्सा बनकर पूरा का पूरा संपूर्ण जो विश्व है हमारा वो ज्यादा कंजम्पशन कर सकते हैं कमोडिटी जो सर्विस। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, ये उन्हीं को समझ में है कि जिनको मैथ्स लिखना है, जिनको सिर्फ और सिर्फ प्री लिखना है उनके लिए इतना याद रखना काफी है कि जो निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत है वो एडम स्मिथ ने दिया है और जो सापेक्ष लागत लाभ सिद्धांत है वो किसने दिया है, डेविड रिकार्डो ने दिया है। लेकिन अगर आपको मैथ्स लिखना है तो आपको ये वाला एनालिसिस सारा सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे छोटा मोटा सवाल अगर पूछा जाता है कि किस प्रकार से निरपेक्ष लागत लाभ की स्थिति में दो देश जब विश्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ अर्जित कर सकते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में जैसा आपको लिखना है वो आपकी जो है एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि हाउ वेल यू आर विद योर एक्सपोजर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। आप इंग्लिश में कैसे, हिंदी में कैसे, क्योंकि मेरी मजबूरी ये है कि मैं दोनों में कक्षा पढ़ा नहीं सकता हूँ। ज्यादातर बच्चे मुझे पता है कि 90% हिंदी बैकग्राउंड के हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश से अब, क्योंकि मैंने शुरू में कोशिश की 1-2 क्लास में तो मुझे लगा कि मैं 1 घंटे में 25 मिनट का पढ़ा पा रहा हूँ, वो मेरे फिर थोड़ा सा हेडेक बन जाती है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए मैंने आपको बताया कि जो मेन रीजन है वो क्या, डिफरेंस इन कॉस्ट। ठीक है, और वही कॉस्ट डिफरेंशिएशन आगे चल के बनता है प्राइस डिफरेंशिएशन। और वही कॉस्ट एडवांटेज को दो तरीके से एक्सप्लेन किया है एडम स्मिथ ने और रिकार्डो ने। एडम स्मिथ ने कहा है कि अगर सब निरपेक्ष लाभ होगा तो देश किसका हिस्सा बनेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, और अगर नहीं होगा नहीं। लेकिन रिकार्डो ने इसके थोड़ा सा उलट के कहा है कि निरपेक्ष लाभ तो एक ही देश को होगा, लेकिन जहाँ पर इसको सापेक्ष लाभ ज्यादा होगा वहां तो इसको करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत को किसमें स्पेशलाइजेशन है किसमें नहीं है, कैसे कैसे वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर सकता है और क्या हम लोगों का ट्रेंड है, हमारे कौन से बड़े पार्टनर्स है, कौन सी कमोडिटीज का कंपोजिशन है, हमारा कुल व्यापार मर्केंटाइल में कितना है, सर्विस में कितना है, उसी हिसाब से फिर हम बैलेंस से पेमेंट करें। ये जब छोटे छोटे सवाल जैसे एक बच्चे ने मुझे बताया एनडीए पेपर कौन सा क्या था यहाँ के बच्चे, वो बच्चे 1-2 आए थे अकेले गए थे। वो कुछ अभी बात हुई थी, वो कुछ बहुत कुछ सवाल नहीं कर रहे थे, तो वो सारे सवाल को हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसने बताया कि मैं दूसरी करके आया हूँ। तो जब हम लोग डिस्कस करना तभी बताया था आपको कि पहला जो मॉडल था वो एरोडोमन मॉडल था और दूसरा मॉडल कौन सा था,
महालनोबिस मॉडल था। तो महालनोबिस मॉडल मैंने बताया था कि बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक मॉडल था। तो इसमें वो कह रहा है, तो थोड़ा सा ये है कि आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे तो आपके छोटे बड़े सारे सवाल हो जाएंगे। और आप इसको अगर कहानी मान के स्किप कर देंगे तो एग्जाम के टाइम पे आपको दिक्कत होगी। तो ये सारी चीजें या कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो वो छोटे छोटे एग्जाम है, बैंक का एग्जाम देंगे, फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी एग्जाम देंगे, इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोई एग्जाम है, सब में आएगा। सिविल कई तरह का नाम है, खाली बताओ, क्योंकि तुमने सारे बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट लिमिटेड फाइनेंस है, आपके ऊपर एक सोशल प्रेशर, एक फैमिली प्रेशर वर्क करते हैं, मत भी समझ सकते हैं। सपना तो हर किसी का चांद बड़ा होने में, लेकिन कहाँ तक जा पाते हैं वो सर्कमस्टेंसेस भी तो कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, आप अगर पूरा नहीं सीख सकते, पूरा का मतलब जो मैं बता रहा हूँ हर चीज अगर आप जैसे कैरी नहीं कर सकते हैं, तो उतना कैरी जरूर करें जो बिल्कुल आपको हरा एग्जाम। ठीक है। तो अब भारत का जो व्यापार है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत को जो एडवांटेज है वो कहाँ है। तो जो कॉस्ट डिफरेंशिएशन होता है वो किसी ऊपर निर्भर करता है। चाइना व्यापार में आगे चला गया, वो आप लोगों को पता होगा। आप हर घर में हर आदमी के पास चाइनीज सामान ले। भारत में कई बार इस बात से डर लगता है, उसका जो ट्रेड अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना की वजह से प्रतिकूल है। भारत का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन है, बता सकता है कोई बच्चा? भारत सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार किस देश के साथ में करता है? तो कम। अब मैंने चीन का नाम लिया, सब चीन की कर दे। भारत सबसे ज्यादा जो व्यापार करता है वो अमेरिका के साथ करता है। ठीक है। जो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है वो है अमेरिका। 17% सप्लाई भारत उसी को करता है। जो सबसे बड़ा इम्पोर्ट भारत करता है वो चाइना से करता है। तो इम्पोर्ट में तो चाइना नंबर 1 है, लेकिन अगर हम एग्रीगेट लेवल पे बात करते हैं, हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों को जोड़ते हैं, सिर्फ कोई व्यापार करता है, तो उसमें सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है अमेरिका है। तो अमेरिका के साथ में व्यापार करके भारत को लगभग $24 ट्रिलियन का फायदा था 2022। जबकि अमेरिका से वही नुकसान लगभग 77 बिलियन का था। तो अगर चाइना को हटा दिया जाए, भारत का जो वाणिज्य संतुलन है, व्यापार संतुलन है, वो लगभग बैलेंस होगा। अकेला एक कंट्री चाइना है जिसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में भारत के साथ बहुत छोटे नुकसान है। ठीक है। तो चाइना कैसा गया निर्भर करता है कि आपके पास आलू की उपलब्धता क्या है। कोई भी कम्युनिटी बनती है उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, फैक्ट्री से प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, लैंड लेबर कैपिटल। ठीक है। रॉ मटेरियल क्या होगा, मेज बनाने में लकड़ी हो गया। ठीक है। उसके जो सामान है वो सारा रॉ मटेरियल आता है। तो उसके बाद टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, मेज बनानी है तो फिर टेक्नोलॉजी। लेकिन जब आप कैपिटल गुड्स से प्रोडक्शन करते हैं, बड़े स्केल में प्रोडक्शन करते हैं, गाड़ी बनाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो इसलिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। और टेक्नोलॉजी का आपके पास नहीं है, उसके गोल्ड करते हैं। ठीक है। इसलिए भारतीय एक्सपर्ट बोला करो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक प्रोडक्ट की मार्केट में कीमत तय करते हैं। तो भारत में क्या चीज की अबेंडेंस है? अबेंडेंस का मतलब समझते हो, प्रचुरता। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रचुरता क्या है? लैंड लेबर कैपिटल। वेरी गुड। ठीक है। हमारे यहाँ आदमी की भरमार है। तो जब हम बात करें प्रोडक्शन की, तो सबसे पहली बात आएगी कि लेबर जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लैंड से, कैपिटल से, बिल्डिंग से, मशीन से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो लेबर है। तो कुछ किसी भी कोर्स को जो हम कंसिडर करते हैं उसमें मुख्य अंश जो है लेबर पे होता है। तो जितने भी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है उनमें भारत जैसे कंट्री को एक एडवांटेज है। और चाइना के पास क्या एडवांटेज है?
चाइना के पास लैंड इंडिपेंडेंसी है, लेबर उसके पास हमसे ज्यादा ही है, हम नहीं। अभी तक का मैंने जो है आपको डेटा बताया था, वो डेटा के हिसाब से क्या है कि हम बराबर हो गए थे, अचीव कर दिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो ऑफिशियल डेटा नहीं। हालांकि इसके बाद की जो भी जनरल नॉलेज है उसका पता है कि हम 5 या 7 का अचीव कर जाए, हमारे पॉपुलेशन बहुत रेट होता है, हमसे बहुत ज्यादा है। तो जब हम किसी कंट्री का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का प्रपोर्शन इसमें से उस मुद्दे पे भी बात करेंगे। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बौद्ध धरातल पर कि किसी भी कंट्री को, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे लोगों की कमी है, लोगों की कमी के ऊपर जो काम पता जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। न्यूजीलैंड में मेरा एक दोस्त है, मुझे बताया था कि जैसे यहाँ हाईवे पे आप बैठ जाओ तो आपको गाड़ी का लाभ नहीं देखा मिलेगा। न्यूजीलैंड पे अगर आप थोड़ा सा अगर कहीं जाकर बैठ गए तो एक गाड़ी आएगा, फिर आप वेट करते रहो, मुझे बोलते हैं दूसरी गाड़ी है, दूसरी गाड़ी पे कभी कभी बैठे ना, तो वहाँ लोगों की कमी है। तो यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे कि यूरोप में पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़े कंट्रीज में कम है, तो वहाँ पे क्या है, लेबर को महंगी है। तो भारत, चाइना और कुछ देश चाइना के, इनके पास लेबर सस्ता है, लेकिन कुछ के पास में, जैसे पाकिस्तान है, उसके पास टेक्नोलॉजी कम है, श्रीलंका के पास टेक्नोलॉजी कम है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास। तो वो जो कोर्स डिफरेंशिएशन है वही आपको बताता है कि आपके इम्पोर्ट्स कैसे है, आपके एक्सपोर्ट्स कैसे है, उसी से पता चलता है कि आप विकसित हो विकासशील है। 3-4 तरह की कम्युनिटी होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स, एक होता है कैपिटल मशीनरी, एक होता है पीओएल, पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट। फ्यूल लिखा होगा कहीं यहाँ पे देखो, जब आप बैलेंस शीट में कहीं पढ़ेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, तो एक टर्म बहुत कॉमनली होता है पीओएल। तो एक मैंने बताया प्राइवेट प्रोडक्ट, एग्रीरियन प्रोडक्ट जिनको बोलते हैं, दूसरा कैपिटल गुड्स, और तीसरा सर्विस। तो आपके बैलेंस शीट पेमेंट में किस चीज का लिमिट कितना ज्यादा है, किसका असर कितना है, उससे पता चलता है कि आप विकसित हो विकास हो। जो देश विकसित होगा वो कैपिटल कमोडिटीज का एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा, जो विकसित नहीं होगा, ट्रेडिशनल इकोनॉमी होगा, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा। ठीक है, तो अब हम भारत के साथ में बात करते हैं कि भारत के साथ में ट्रेड किस कंट्री का सबसे ज्यादा होता है। तो भारत के सबसे पहले 5 एक्सपोर्ट पार्टनर लिखो पहले। मुझे अगर बिलियन डॉलर से बात की जाए तो 22 देश का जो एक्सपोर्ट है भारत का वो है 450 बिलियन। तो ये हो गया आपका 400। 450 बिलियन डॉलर और 714 बिलियन डॉलर। इस फिगर से क्या समझ में आपको, ये मर्केंटाइल ट्रेड का डेटा बता रहा हूँ। 2 तरह के ट्रेड होते हैं, मर्केंटाइल, मर्केंटाइल का मतलब है दृश्यमान, दृश्यमान का मतलब समझते हो, जो किसी भी देश का व्यापार है वो एक दृश्यमान होती है, एक अदृश्यमान होती है, विजिबल, नॉन विजिबल या इनविजिबल। तो इनविजिबल क्या होगा, विजिबल क्या होगा, आप थोड़े पूछ रहे हो यहाँ व्यापार में क्या होगा, ये तो सभी को पता है विजिबल क्या होता है, इनविजिबल क्या होता है। क्या मतलब है यहाँ पे, इसका कोई समझा सकता है मुझे। I have been talking about the visible trade. That means I have been talking about a thing which is visible. तो ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो विजिबल है, और वो फुल फ्लू क्या हो जाता है, कमोडिटीज, गुड्स बोलते हैं। और जो चीज दिखाई नहीं देते वो क्या बोलते हैं,
सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। तो जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आपको समझ आना चाहिए, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कमोडिटीज की बात कर रहा हूँ। अभी तक मैंने जितनी बात किया है, मैंने उसमें सर्विस का जिक्र नहीं किया है। आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट द फिजिकल कमोडिटीज विच आर कॉल्ड गुड्स इन इकोनॉमिक्स। उनको गुड्स बोला जाता है, ठीक है। सी डबल ओ डी, गुड माने अच्छा, ऐसा लगते होता है वस्तु। गुड्स का मतलब होता है वस्तु, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जब हम मर्केंटाइल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को एक लाभ है कि नुकसान है? भाई हम भेज कम रहे हैं, बाहर मंगा जाता रहे, तो ये हमें नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? नुकसान क्यों हो रहा है? भाई हमारे यहाँ का तो सामान आ रहा है, हमारा ग्राहक कम रहा है, तो हमारा तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो फिर नुकसान क्यों करें? बेसिक जो खोज है वो ये है कि हम लोग बाकी देशों के मुकाबले में मजबूत हो रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं। तो मजबूत हो रहे होंगे तब जब हमारी करेंसी मजबूत होगी, हमारे प्रोडक्ट्स की मांग बाहर मजबूत होगी, ठीक है। यहाँ पे पता चला साहब था कि हमारे इम्पोर्ट्स ज्यादा है क्योंकि हम उनका डोमेस्टिक लेवल पर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं इम्पोर्ट्स, और एक्सपोर्ट हमारे कम है। या तो कोई टेक्नोलॉजी बोटलनेक होगा, बोटलनेक का मतलब है कोई ना कोई उससे कठिनाई होगी, ठीक है, रुकावट की बात होगी, या कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है इसके इंटरनेशनल मार्केट में मांग नहीं है। इससे फर्क एक पड़ेगा कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें जो पेमेंट मिलता है वो हमारी खुद की करेंसी में मिलता है। हम जब किसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, हमें उसको जो पैसा देना है वो उसी करेंसी में देते हैं, समझ रहे हो ना। अगर आप कल यहाँ कोई फैब्रिक बनाकर बेचने लगे और आपका यूएई, ईरान, भूटान, नेपाल कहीं भी जाता है, तो ये समझ के चलिए कि आपको उसकी जो प्राइस मिलेगी वो किस में पे होगी? आपकी खुद की करेंसी में पे होगी। वो कुछ भी देते हैं वो बदली जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में। और जिस कंट्री की एक्सपोर्ट कम होती है, इंपोर्ट ज्यादा होती है, साफ पता चलता है कि हमारे करेंसी की मांग कम होगी क्योंकि हमें कम लेना है और देना ज्यादा है बाहर की, तो बाहर की करेंसी की जो मांग होगी हम लोगों के पास ज्यादा होगी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? जैसे आप सिर्फ मान के चलो कि दो ही देश है, जो शेष विश्व है वो अमेरिका ही है, तो हमने इंपोर्ट किया 714 का और एक्सपोर्ट किया इतने का, तो डॉलर हमें ज्यादा चाहिए होगा, उनको 450 चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा 750। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी कमोडिटी मार्केट में महंगी वैसे सस्ती होगी, डिपेंड करता है उसकी मांग पर। तो यहाँ पर ये बताओ मुझे, मांग डॉलर की ज्यादा होगी कि रुपये की ज्यादा होगी? जिस करेंसी का एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, हमारा एक्सपोर्ट तो कम है, तो हमारे जो करेंसी है उसकी मार्केट में डिमांड में होगी, अमेरिका की ज्यादा है उनकी ज्यादा होगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी जो करेंसी है वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपना स्थान खो देगी, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ पता चलना है कि भारत को एक बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा, और वो कितने का है? 414 माइनस 450 कितना होगा? 264 बिलियन डॉलर। ये रिसेंट डेट है 2022 के, आपको पता है, या तो अपने टोटल में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में कोई एग्जाम दोगे तो ये बात आपसे पूछ जा सकती है कि घाटा कितना है, ठीक है। अब ये एक्सपोर्ट हम किन कंट्रीज को कर रहे हैं, ये इम्पोर्ट हम कहाँ से मंगा रहे हैं, तो इसमें लिखो 5 जो सबसे बड़े पार्टनर है भारत के। नंबर 1 एक्सपोर्ट में लिखो पहले, एक्सपोर्ट पार्टनर्स कि भारत किन देशों को एक्सपोर्ट करता है, तो 5 बड़े देश कौन से हैं? सबसे ज्यादा जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो मैंने अभी बताया था किसको होता है? यूएसए को, ठीक है। टोटल एक्सपोर्ट का 17% हम जो है 17% अमेरिका को भेजते हैं,
दूसरे नंबर पर है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तीसरे नंबर पर है नीदरलैंड, नीदरलैंड। फोर्थ पर है चाइना। फिफ्थ पर है सिंगापुर। तो कौन कौन से कंट्रीज हो गए? यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, चाइना और सिंगापुर। ये पांच अगर आप याद रख लेंगे तो छठवा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इनमें भी मुख्य रूप से आपको शुरू के दो तो याद रख, शुरू के तीन, सॉरी, शुरू के तीन तो याद रखने ही रखनी है। इनके जो प्लेस है वो भी चेंज होते रहते हैं, तो वो आपको अद्यतन करना है, अपना आपको अपडेट करना है, तो जैसी भी स्थिति परिस्थिति बनेगी, क्योंकि कभी कभी यूएई हो जाता है ऊपर, कभी चाइना में हो जाता है। ठीक है। तो अमेरिका को 17% हम एक्सपोर्ट करते हैं, टोटल एक्सपोर्ट का 7% हम यूएई को करते हैं, बाकी का 5%, 4% ऐसे कुछ हुए शेयर। ठीक है। तो भारत कुल मिलाकर 192 देशों, 192 देशों को 7,500 कमोडिटीज भेजता है। 7,500 कमोडिटीज, 7,500 कमोडिटीज भारत जो है शेष विश्व को भेजता है। कितने देशों को? 192, 192 कंट्रीज के साथ में एक्सपोर्ट करता है। मैं सिर्फ एक्सपोर्ट डेटा की बात कर रहा हूँ, इम्पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक्सपोर्ट करता है 192 कंट्रीज को, और उनको भेजता है 7,500 वस्तुएं। ठीक है। इसके बाद इंपोर्ट की बात करते हैं। तो इंपोर्ट में पहला स्थान किसका बताया था? चाइना का। दूसरा किसका है? यूएई। तो यूएई मान के चलो दोनों ही रेफरेंस में दूसरे नंबर पर है। तो टोटल इंपोर्ट का 13% चाइना को जाता है, और 7% के अराउंड फिर से किसको जाता है? जाता है, मतलब वहां से आता है। ठीक है। इसके बाद यूएसए, उसके बाद रशिया, और उसके बाद सऊदी अरब। अभी रशिया ने, सॉरी, इंडिया ने जो पहले तेल की सप्लाई थी, तो यूक्रेन युद्ध के बाद आप लोगों को पता होगा कि विश्व के बहुत सारे देशों ने जो अमेरिका के प्रतिनिधित्व में काम करते हैं, रशिया पे कुछ आर्थिक पाबंदी लगा दी कि इनसे आप इसकी सप्लाई नहीं देंगे, उसकी सप्लाई नहीं देंगे। लेकिन भारत जो है अभी भी लगातार रशिया से तेल खरीद रहा है। रशिया से तेल खरीदने का कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है कि रशिया के तेल की जो सप्लाई है बाहर के देशों में भी वो कम हो गई है। जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज रशिया से तेल मंगा रहे थे, उन्होंने अमेरिका के दबाव के कारण तेल मंगाना बंद कर दिया। तो जो क्रूड ऑयल भारत को पहले इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे देशों से, यानी खाड़ी देशों से थोड़ा महंगा मिल रहा था, तो अब भारत जो है उनके साथ में व्यापार की शर्तों पर बात करने के बाद थोड़ा संतुलन में है। तो रशिया जो है अभी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वो जब भी एग्जाम देने जाएंगे, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इनमें से कोई पार्टनर ऊपर नीचे तो नहीं हो गया है। तब आप इसी बात को मान के चले कि सर ने पिछले साल ये बताया था, तो 7% में इसी का लिखूंगा। क्योंकि अभी रशिया जब फोर्थ पे गया है, इसी वजह से गया है कि हमारा जो इम्पोर्ट है उसमें सबसे बड़ा कोटा है किसका? फ्यूल का ही है, और हम उसके एक बहुत बड़े सप्लायर क्या है, रशिया से मंगवा रहे हैं। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, अखबार पढ़ के, मैगजीन पढ़ के, गूगल से, कहीं से भी, वो आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। तो 5 एक्सपोर्ट पार्टनर कौन कौन से है भारत के, बिना कॉपी देखे? ठीक है। इम्पोर्ट, ठीक है। ऐसा कौन सा कंट्री है जो दोनों में ये है, दूसरे नंबर पे है? यूएई। तो यूएई तो आपको याद रहेगा। ठीक है। उसी हिसाब से फिर आप जो है चाइना और अमेरिका आप वैसे एडजस्ट कर लोगे, तो क्या आपको पता है कि ज्यादा सामान कहाँ से आता है? चाइना से। और जाता कहाँ है?
अमेरिका होगा। बस आपकी जो लड़ाई रहेगी किसकी रहेगी, तीसरे प्लेस की रहेगी। मैंने पांच पांच बताए हैं, लेकिन आपको मुख्यतः शुरू के तीन देखने। सवाल ये भी आ जाता है कि चौथा बड़ा पार्टनर कौन है, पांचवा बड़ा कौन है, यहाँ तक सवाल आ जाता है, इसलिए मैंने आपको पांच पांच नाम ही इसमें बताए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि कुछ मैं आपको छोटे छोटे डेटा बता देता हूँ जो अपने आप में ऑब्जेक्टिव सवाल से। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत का जो स्थान है इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, वर्ल्ड ट्रेड में, वो 19वां स्थान है, 2022-23 का जो डेटा है। ठीक है, उसमें भी भारत किसके साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता है, मैं आपको बता दूं। तो जो सबसे नंबर वन ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का, वो कौन सा है, अमेरिका। दूसरा कौन सा है, मैंने क्या पूछा है, दूसरा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है। ठीक है, तीसरा यूएई है, चौथा सऊदी अरब है, और पांचवा है रशिया। देखो, जब ट्रेडिंग पार्टनर की बात चल रही है तो बात दोनों ही पक्ष की हो रही है, एक्सपोर्ट की भी और इंपोर्ट की भी। यूएई दोनों में ही दूसरे नंबर पर है, लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अमेरिका और चाइना का जो स्टेक है वो बहुत ज्यादा है। एक्सपोर्ट में अमेरिका का बहुत ज्यादा है, और इंपोर्ट में चाइना का बहुत ज्यादा है। इसलिए दूसरे नंबर पर जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं चाइना है, यूएई नहीं। इसलिए मैंने आपसे जानबूझ के पूछा है, कभी ऐसी इस बात से कंफ्यूज हो जाओ कि दोनों में तो यूएई नंबर वन था, तो ट्रेडिंग पार्टनर में होगा। तो ट्रेडिंग पार्टनर में यूएई कहाँ पे है, तीसरे स्थान। दूसरे पे आपका कौन सा है, चाइना है। तो इस बात को थोड़ा सा विशेष ध्यान में रखना। इनमें से ऐसा है कि आप कोई भी ऐसा एग्जाम दोगे, एक सवाल इसके आसपास जरूर आएगा। ठीक है, तो कौन से नंबर की क्या बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के, सॉरी, विश्व के कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी क्या है। भारत की जो पॉपुलेशन है कुल विश्व का कितने प्रतिशत है, ये तो मैंने बताया आपको क्लास में, 17%। वेरी गुड। और उसकी निर्यात में जो हिस्सेदारी है वह है 1.5। कुल विश्व के निर्यात का भारत निर्यात करता है 1.5%, 5-6। ठीक है, 1.5 हो जाए 1.6 हो जाता है, तो पिछले 3-4 साल का ट्रेंड है। जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट में 1.8, 1.8%। यानी कि विश्व में जितना भी आयात होता है 1.8 हम करते हैं। अच्छा, और जो कुल ट्रेड है उसका है 1.7, 1.7। तो ये तीनों ही फिगर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, 1.5 भी, 1.8 भी, 1.7 भी। लेकिन ये फिगर ऐसी भी है, ये फिगर हर 6 महीने बाद बदल जाती है। जो ट्रेडिंग के डेटा लिए जाते हैं वो तिमाही के लिए जाते हैं, 6 माह के लिए जाते हैं। तो ये फिगर अब से 3 महीने बाद बदल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स में लगते हैं वो लगते हैं आपके वार्षिक आधार पर। तो वहां पर आपको जैसे 22-23 का डेटा दे दिए, 22-23 का डेटा है, अभी तक का डेटा ये माना जाएगा ऑफिशियल। नेक्स्ट ईयर क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें कितना चेंज आएगा, वो नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कमोडिटी वाइड कंपोजिशन बताता हूँ इंडिया का, कि हम इंडिया में किन कमोडिटीज का एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इम्पोर्ट कितना करते हैं। तो कंपोजिशन सबसे आगे,
एक्सपोर्ट कंट्रीज, ठीक है। फूड प्रोडक्ट का परसेंटेज है वो है 3.5। इस 3.5 में है कैरल्स है, पल्सेस है, एडिबल ऑयल है, ठीक है। यानी इसमें दाल अनाज ये सारी चीजें आ गई। दूसरा है जो मेजर स्टेट है, मैं उनको बता रहा हूँ। फ्यूल, फ्यूल कैसे है 38%। इसमें बड़ा शेयर जो है पीओएल का है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि भारत के इंपोर्ट में सबसे ज्यादा हिस्सा है वो खनिज तेलों का ही है, ठीक है, पीओएल का। लेकिन यहाँ मैं एक्सपोर्ट में लिख रहा हूँ कि 38% हम जो है फ्यूल एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है कि भारत अपनी खपत का एक बहुत बड़ा भाग बाहर से मंगाता है, इंपोर्ट करता है। लेकिन इसी के साथ साथ यह भारत पेट्रोलियम का, ऑयल का और लुब्रिकेंट का एक्सपोर्ट भी करता है। यहाँ पे भी रिफाइनरीज है, कहाँ कहाँ पे रिफाइनरीज है, बाद में फिर कहाँ निकलता है तो जामनगर में हो गया और गुजरात, वेरी गुड। गुजरात, राजस्थान, आसाम, ये कई सारे ऐसे राज्य है जहाँ जो है खरीद तेल है निकलता है, ठीक है। फिर इसके बाद इनको रिफाइनरी में रिफाइन करके अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भेजा जाता है। तो भारत के एक्सपोर्ट्स में फ्यूल का भी एक सिग्निफिकेंट है जो कि कितने प्रतिशत है 38%। तीसरा है इसमें फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स इसका हिस्सा है 2.3%। कैपिटल गुड्स का हिस्सा है 17%। जेम्स एंड ज्वेलरी इसका हिस्सा है 15.5। जेम्स और ज्वेलरी को बोलते हैं ऑप्शन, ठीक है। भारत में तो जेम्स एंड ज्वेलरी जो खान है जहाँ पे मतलब गोल्ड निकलता है, ठीक है, और कुछ स्टोन्स भी निकलते हैं। जो प्रीशियस स्टोन्स है भारत में वो महंगाई भी बहुत ज्यादा तादाद में जाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। भारत का जो बेसिक काम है वो बेसिक काम क्या है इनकी तरावट का, तराशी का, ठीक है। भारत में तराशी बहुत अच्छी होती है। जो हीरे की कटाई होती है उसमें भारत का इसमें कौन सा स्थान है, जो हीरा होता है, हीरे की कटाई जो होती है, हीरे की कटाई में भारत का पहला स्थान है, ठीक है। तो जेम्स और ज्वेलरी का भी भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। लेकिन इसी के साथ ही ये बात भी आपको समझ में, जेम्स और ज्वेलरी का भारत एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर भी है। कहीं से मंगाया जाता है, कहीं भी भेजा जाता है। जैसे चमड़े का सामान है तो चमड़े का सामान कई देशों को जो है बाहर एक्सपोर्ट करता है। जैसे इंग्लैंड में बहुत सारा सामान जो है चमड़े का बाहर एक्सपोर्ट करता है। लेकिन ऐसे ही भारत एक यूरोपियन देश से बहुत सारा चमड़ा मंगाता है। कौन से देश से आता है, भारत कौन से देश से चमड़ा ज्यादा मंगाता है, यूरोपियन कंट्री। जो तुम लोगों की एज है पढ़ाई लिखाई के साथ आदमी के बाद तो जीता भी है, मुझे पता रहता है कि उस गाड़ी में कौन मकान चल रहा है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बैठना सपना तो हो सकता है। तो बहुत से बच्चे मैंने इंजीनियरिंग में देखे हैं, उनको पता रहता है कि वो गाड़ी ठीक करो क्या होता है, वो खड़े थोड़े नहीं उस पर। लेकिन उनके अंदर एक एक्साइटमेंट होता है, क्यूरियोसिटी होती है जानने की इसका क्या कर रहा है, इसमें क्या फीचर्स आ रहे हैं। ऐसे ही आपके के बच्चे में कपड़े को लेके, ड्रेस डिजाइन को लेके, शूज को लेके, ब्रांड को लेके एक मतलब होड़ रहनी चाहिए, वो आप लोगों में है नहीं। जो ज्यादा ब्रांडेड लेदर आता है, कहाँ का लेदर फेमस है, फ्रांस की सबसे महंगी महंगी
और तो भारत में कंट्रीब्यूट होता है जो फ्रांस है वो जो है करने का सामान हम करते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये किसका डेटा है? भारत के एक्सपोर्ट का, यानी कि आपके एक्सपोर्ट का कंपोजिशन क्या है, इसमें आपके सामने जो परसेंटेज लिखी हुई है ये महत्वपूर्ण है। तो ये वो आप विशेष रूप से जान, जेम्स एंड ज्वेलरी कैपिटल गुड्स दोनों में है। हम कैपिटल गुड्स के बहुत बड़े टोटल भी है और एक्सपोर्टर भी है। कैपिटल गुड्स का मतलब समझते हो ना, क्या होता है कैपिटल गुड्स? पूंजीगत वस्तु को बोलते हैं बेटा, क्या होता है? मशीन, ठीक है, या छोटी मशीन बनाने वाली मशीन, ठीक है, बहुत सी मशीन ऐसी छोटी मशीन का निर्माण करती है। ऐसी वस्तुएं जो आगे चलते पूंजी का निर्माण करती है उनको पूंजीगत वस्तुएं कहा जाता है। एक वस्तु ऐसी होगी जो कंजम्पशन में काम आती है, एक ऐसी होगी जो किसी न किसी प्रकार के कैपिटल की जरूरत हो, तो ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं कैपिटल गुड्स का मशीन। तो हम वे कैपिटल गुड्स बाहर भेजते हैं जिनमें हल्की टेक्नोलॉजी यूज होती है और जिनमें भारी टेक्नोलॉजी होती है तो हमारे कैपिटल गुड्स सब जाने लगी जब हमारे देश में छोटे छोटे ब्रांड काम करते हैं। अब से 15-20 साल पहले हम लोगों के एक्सपोर्ट बाहर बहुत कम जाते, वही एक्सपोर्ट में हम भेजते थे जहाँ पे थोड़ी टेक्नोलॉजी थी लेकिन लेबर है, फिर टीवी है। तो हमारे यहाँ मैकेनिक 100 में ठीक करेगा, आप में ठीक कराने हुआ $11 में चार्ज करेगा तो उसी को 3,000 रुपये हमारे कितने भेजने का है दुकान की काम। ठीक है, तो हम कौन सी कैपिटल गुड्स भेजते हैं जिनमें हाई टेक्नोलॉजी भेजते हैं और कौन सी मंगाते हैं जिनमें एडवांस टेक्नोलॉजी है एम्प्लॉयड है। दोनों का डिफरेंस है। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक के बहुत बड़े सामान मंगा लेते सामान मंगाने तो ज्यादातर हम जो है इम्पोर्ट करते हैं। जो फोन है, हमारा फोन हमारे खुद के मार्केट में सकता है और मार्केट में बिका है। बाहर का फोन है, एप्पल का फोन हम 1 लाख रुपए को खरीद रहे हैं, हम माने जो है अपना कोई छोटा मोटा फोन बना के लाभ हो जाएगा तो वो मार्केट में कितना का 3-4 5 इसलिए डिफरेंस है कि हमें और बाहर से मंगाने वाले जो कमोडिटी है जो हम क्या है क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का। उसके बाद कंपोजिशन को इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट है मैंने बताया। अभी की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? क्या ये तो पार्टनर चले गए कभी के मैं क्या था मैंने बताया फ्यूअल पहला तो स्थान है जिसमें वो है फ्यूअल का मतलब क्या होता है? अभी तो बताया था मैंने क्या पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट, पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट। दूसरा उसमें स्थान है वो है किसका? तीसरा जो स्थान है वो है आपका प्रीशियस स्टोन्स। तो ये 4 कैटेगरी है। पीओएल पहले स्थान पे, मेटल गुड्स दूसरे पे, गोल्ड और सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स
ठीक है, जिसमें रत्न मूंगा ये सारी इसमें मैं तो आपको नाम भी नहीं जानता। ठीक है, जितने भी प्रीशियस स्टोन्स है, पत्थर है, पन्ना हो गया, रत्न हो गया, मूंगा हो गया, जिनको आप अंगूठी वगैरह में या जो रत्न और आभूषण में इस्तेमाल होते हैं वो स्टोन्स। ठीक है, और जितना हो गया 5 बजे, 5 बजे तक है ना क्लास? प्रेसिडेंट है मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताई थी, जब हम यहाँ गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से गोल्ड ऐसा नहीं है कि कच्चा गोल्ड नहीं जाता है बाहर। मैंने बताया कि यहाँ हमारे यहाँ हाँ नहीं। तो इसमें दोनों ही इंक्लूड है, कच्चा मंगा रहे वो भी इसमें है और पक्का मंगा रहे वो भी इसमें। कच्चा पक्का समझ में क्या होता है, क्या होता है कच्चा पक्का? सोने का बिस्किट आया वो कच्चा है कि पक्का है? देखो कच्चा पक्का का यहाँ पे तो तात्पर्य है वो सिर्फ इस बात से है कि वो मॉडिफाइड है या नेचुरल फॉर्म में होती है। ठीक है, वैसे भी जो बिस्किट है वो भी नेचुरल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका वेट करने के लिए उसको एक शेप दी गई, उसके बाद जो ढलाई है तो गोल्ड उस काम आता है, गोल्ड ज्वेलरी डेवलप करने के काम, तो वो बिस्किट ज्वेलरी में काउंट नहीं होता। यहाँ से कच्चा पक्का बस इतना ही है उसमें ऐसा। जब आप एक्सपोर्ट रिपोर्ट की बात करेंगे तो इस पे आपको फोकस करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई सवाल नहीं आता कि कच्चा कितना भेजते हो पक्का कितना रखते हो, सब कुछ कच्चा पक्का ही सिखा रखते हो। कई बार लोग यही बात को जानने के लिए कि भारत कच्चा कितना भेजता है पक्का कितना भेजता है, तो अखबार में ज्यादातर कॉलमिस्ट इस बात का जिक्र करते हैं कि इतना कच्चा सोना बाहर भेजता है, इन्हीं विदेशों को भेजता है और इतना कच्चा नहीं समझ रहा है। तो गोल्ड बिस्किट है, आज तो जो भारत में आता है पता भी नहीं चलता, आगे जो बात करने को पता नहीं चलता। तो इसमें भी तो होता है ना चीज में, एक पैरेलल इकोनॉमी होता है, लेकिन वो हमारे इकोनॉमिक से कंसिडरेशन नहीं है। हमें उसी चीज पे बात करनी है जिसका हमारे पास डेटा है। जो पैरेलल इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी है, उसका हमारे पास ना कोई रिपोर्ट है ना उससे कोई बात करनी है। ठीक है, तो अब ये जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है ये मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट था गुड्स का। ठीक है, तो इसमें हमने सर्विस की बात नहीं की। 1951 से लेकर अभी तक का जो भुगतान संतुलन रहा है ट्रेड में भारत का, वो हमेशा नेगेटिव रहा, हमेशा। सिर्फ 2 साल ऐसे जब ये नेगेटिव हो जाए, और साल कौन कौन से थे वो साल लिख लो, 1972, 72 और 77। 2 सालों में भारत का जो ट्रेड संतुलन है, व्यापार संतुलन है, वो धनात्मक रहा है। पहला साल था 72-73 का और दूसरा साल था 70-77। दूसरे हाथ पर है आपकी सर्विसेज, सेवाएं। जहां तक सेवाओं के व्यापार की बात है तो सेवाओं के व्यापार में भारत को 8-5 साल अगर छोड़ दिया जाए जो कि नेग्लिजिबल, तो हमेशा जो है फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमेशा जो रेट संतुलन है सर्विसेज में और भारत के पक्ष में है। तो जो मर्केंटाइल ट्रेड है वो भारत को हमेशा नुकसान रहा है, और जो सर्विसेज का जो है भारत हमेशा अगर है। भारत जो है जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो सॉफ्टवेयर बनते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है भारत ही है। तो भारत सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट करता है, तो इसी वजह से जो आईटी के एक्सपोर्ट्स है, ये छोटी छोटी चीजें आप दिमाग में जरूर रखना। किसी ने अगर ये पूछ दिया कि आईटी एक्सपोर्ट्स में भारत कौन सा स्थान है, तो साफ साफ बात है कि भारत का पहला स्थान। तो भारत की सर्विसेज में आईटी का बड़ा स्टेक है, और आईटी की वजह से आईटी सर्विसेज में मौजूद है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस होती है, उनको बड़ा रोल है। तो उसकी वजह से जो है सर्विस आपका भारत का हमेशा एडवांटेज। तो अब वो हम बात करते हैं फाइनेंशियल पेमेंट, जिस समय में होता है भुगतान से।
बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, भुगतान संतुलन होता है, तो उसमें 3 तरह की मदें शामिल होती है। जिससे जो हम बैलेंस पेमेंट बनाते हैं, भुगतान संतुलन होता है। भुगतान संतुलन जब हम आर्थिक गणना से बात करते हैं, तो उनमें से सबसे बात भुगतान संतुलन के देश व्यापार पे हो सकता है। ये मैं जानता हूँ कि थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स है, आप लोगों ने पहले बड़े पढ़ी, थोड़ा सा बोरियत भी हो सकती है और समझने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मेरे साथ तो आप बिना किसी तकरीबन पहले बार पढ़ वो पहले बढ़ गए, इससे पहले संभव नहीं। तो मेरी क्लास कब होगी कब नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो मैंने आपको आज बताया है, इसे आप एक बार पिछले से जरूर पढ़ो। इसके बाद उसके बाद जो हम करेंगे वो ज्यादा रोचक या मजेदार हो सकती है, अगर आप लोगों का भी साथ मिले। क्योंकि जब आप बिल्कुल खाली आते हो, तो यहाँ से खाली नहीं, मतलब बिना किसी सोचना है, तो आप चीजों को समझना, पकड़ना, उनके साथ मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, तो 3 तरह की मदद होती है, दृश्य, अदृश्य, एक पक्ष, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं थोड़ा सा समझ? विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल पेमेंट्स, यूनिलैटरल पेमेंट्स। एक पक्ष भुगतान, एक्चुअली हिंदी लिखना बहुत दिक्कत होती है, यस सर। क्योंकि मैंने 9th क्लास में लास्ट बार बात करी पढ़ी, इसके बाद इस कॉलेज में आगे पढ़ी। ये तो मैंने मदों का विवरण बताया आपको। जो विजिबल है, दृश्य है, उसमें मोबिलिटी आ गई। जो अदृश्य है उसमें सर्विसेज आ गई, और सारे के सारे वो पेमेंट आ गई जो भारत में है, बाहर से होती है। उनमें कौन कौन सी पेमेंट है? रेमिटेंस। रेमिटेंस मैंने आपको बताया था कि रेमिटेंस क्या होता है। यस सर। और बच्चा बता सकता है रेमिटेंस क्या होता है? एक कंट्री का रेमिटेंस हुआ है जब उसका कोई बाशिंदा निवासी बाहर जाके काम करता है और अपने गार्जियन को, अपने आदमी को वहां से पैसा भेजता है, तो उस पैसे को क्या बोला जाता है? रेमिटेंस बोला जाता है। तो रेमिटेंस जो है इसी में आता है। बस एक पक्ष से भुगतान ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे था रेजिडेंस इंडियंस, ये लोग तो बाहर जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ये ज्यादातर ये लोग है तो मिलता है। एक होता है नॉन रेजिडेंट, वो इंडियन भी हो सकता है और नॉन इंडियन भी हो सकता है। मान लिया मैंने आप हो बिरगंजर और मैं कोई डॉक्टर संजीव हूँ, मेरी आपसे दोस्ती हो गई पैसे, और आपने मुझे कोई चीज भेज दिया है सर, कोरियर कर दीजिए, जो भी आपको पड़ता है मेरे पास है, ये जो गुड है ये जाएगा तीसरे वाली कैटेगरी में, एक पक्ष है। ऐसे बहुत सारे जो है पेमेंट ट्रांसफर होते हैं, जो जिनका जो मेथड होता है यूनिलैटरल होता है। यूनिलैटरल का मतलब क्या है? मैंने आपके लिए काम किया, आपने मुझे पेमेंट दे दिया, ये क्या है? बायलैटरल है। ठीक है, काम के बदले में पैसा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, आपने मुझे पैसा दे दिया, ये क्या है? यूनिलैटरल। यानी इसमें एक ही पक्ष है, दो पक्ष नहीं। जब भी ट्रांजैक्शन होती है उसमें ज्यादातर क्या होता है? दो पक्ष होंगे। बात को समझने के बाद यूनिलैटरल क्या होता है? जैसे मैंने आपको ट्रांसफर पेमेंट्स बताए थे, ट्रांसफर पेमेंट याद है ना? ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? एक एग्जाम्पल बताओ मुझे। सब्सिडी तो नहीं बताया था, पेंशन, छात्रवृत्ति। ठीक है, तो छात्रवृत्ति में क्या है? आपको तो एक ही वक्त है, आपका पैसा मिला है, आपको उसको बढ़ने में जरूरत नहीं है। ठीक है, पेंशन में भी आपको पैसा मिला है, आपको जरूरत नहीं, तो सर्विस स्टाफ में
टेंडर की तो बहुत पहले का नाउ यू नो हैपन बैंकिंग एंड सर्विस का गवर्नमेंट और द सोसाइटी यू हैव टू टेकिंग मनी जस्ट बिकॉज यू वर गवर्नमेंट, उसके अलावा आप कुछ नहीं लेते। ऐसे क्या होता है, ऐसे ये जो गिफ्ट है इनको सबको गिफ्ट को कैंसिल ट्रांजेक्शन को इनमें सिर्फ बैंक की शायद होती है जो ले जाकर शायद जो मतलब पेमेंट हो सकती है। ठीक है, वैसे आज का टाइम हो गया है पर मैं आपको 2 मिनट में ही बता दूं कल हम क्या करें। कल हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन में एक खाता जो होता है तो बोलते हैं चालू खाता, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं, किसी विजिबल इनविजिबल। विजिबल में हम जो अभी तक आपको बताया ट्रेड अकाउंट होगा और इसमें बाकी सारी चीजें होंगी। और जो पूंजीगत खाता है, पूंजीगत खाते में ये चीजें होती है सरकार सौदे, निजी सौदे, एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का फुल फॉर्म बता सकता है कोई बच्चा? एफडीआई एक ही बच्चा पढ़ता है, इस क्लास में क्या छोड़ी? तुम बताओ, सो रहे हो तुम? बहुत देर तुम देख रहा हूँ, नींद आ रही है तुम? गुड मत बोलो, बताओ। एफडीआई में क्या है बेटा? मैं एफडीआई बोलो किसी बच्चों को क्लास में एफडीआई नहीं पता? देखो, एज बीइंग ए टीचर मेरी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को हमेशा 10 बार के लिए बताऊं कि आप बहुत अच्छे थे, लेकिन साइमल्टेनियसली क्रिएटिव बनना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। तुम लोग अच्छा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तुम लोग लेकिन कभी बहुत खराब करते हो, मुझे सब लोग। ये जो मैंने आपको पूछा है ये कोई इकोनॉमिक्स का या किसी ऐसी चीज का लेवल नहीं है, ये आपने लेवल में बहुत मुश्किल बात है। आप अगर अखबार पढ़ते हैं, मेरे अखबार को देखा आपको कब बात होती है? झूठ मत बोलो, तो वेरी सही। कब बताया था मैंने? न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैंने बताया था कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो यू विल हैव टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। डिड आई से इट और नॉट? कहा था। तो अब मैं ईमानदारी से ये बोलना चाहता हूँ, हाउ मैनी ऑफ यू हैव बीन कंटिन्यूअसली रीडिंग न्यूज़पेपर्स? जब आप लगातार पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको ये बताया था कि आपको क्या पढ़ना, क्या क्या बताया था पढ़ने के लिए। मैंने आपको बताया था कि फ्रंट पेज तो पढ़ना ही पड़ना है। ठीक है, फ्रंट पेज पे करंट अफेयर्स की वो सारी चीजें जो आपको कहीं और की इकट्ठा करनी पड़ रही है वो आज आपको पढ़ने की। तो जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा आपको उनको रिकॉर्ड करने में कम टाइम, उसमें जितने भी शुरू के पेज में इंफॉर्मेशन है उस लेगा। एक पेज मैंने आपको कब बताया था? एडिटोरियल वाला। और एक पेज मैंने आपको बताया था आपका बिजनेस वाला। बिजनेस वाला पेज मैंने इसलिए नहीं बताया, इसलिए इकोनॉमिक्स है। वो मैंने इसलिए बताया था कि कोई भी कंपनी का निर्णय होता है, कोई सौदा होता है, कोई कंपनी जो होती है, वो रिलायंस अंबानी वाला बड़ा होता है, छोटा होता है, तो रिलायंस वाला बड़ा है छोटा होता है, लेकिन ये सवाल नहीं है, ये जनरल नॉलेज का सवाल है। लेकिन आप लोग जो है उस इंफॉर्मेशन से बहुत दूर है, उस टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है जो मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसलिए मैंने ये आइडिया लगा लेते हैं हम लोग न्यूज़पेपर अभी भी नहीं पढ़ रहे। जो बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ेगा वो आगे एक एडिक्शन में या पढ़ेगा ना नहीं सुना मुझ बोल रहा है ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी रोज बढ़ जाता है इसे अप्लाई करता है। जीडीपी, एफडीआई, इन्फ्लेशन, ये एक कॉमन टर्म है। ये एक बार के पहले पेज में है और आपको लास्ट वाले पेज में तो थोड़ा सा आप अपना मोमेंटम। ठीक है, जो पूंजीगत खाता है बैलेंस शीट पेमेंट में 4 चीजें हैं: सरकारी सौदे, निजी सौदे, एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बात जो पैसा आता है तो जो फंड आता है वो एफडीआई और दूसरा आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं एफआईआई। एक एफडीआई जिसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और एफआईआई
क्या होता है क्या नहीं होता है, पहले इसके बारे में बात करें। लेकिन मेरा आप लोगों से जैसे आज मान लो, जैसे मेरा आदेश मान लो, मैं कल क्लास लूंगा नहीं लूंगा, इसका मुझे नहीं पता। क्योंकि आज अभी भी मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि सर को बोले कि मकान लेके बिगड़ दूंगा। मैं सही बताऊँ, वो 7-8 से बड़ा है, कभी बड़ा हो गया है। अभी भी मैं 2 फ्लैट करा हुआ नहीं बैठा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। पर फिर भी आप लोगों का नुकसान ना हो, आप लोगों को एक पीछे पड़ गए, मेरे से मार तो मेरी तबियत अगर अलाउ करेगी तो खाना आ जाऊंगा, और मैं अलाउ करूँ तो नहीं